गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि जनरली बीकॉम सेकेंड पार्ट में एडवांस अकाउंटिंग में ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। और साधारणतः यह देखा गया है कि इस चैप्टर में जो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो एक टॉपिक है ये लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। यही टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज इस टॉपिक में जो है सो मतलब अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चे को तो आई होप कि वो अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि एक नॉर्मल क्वेश्चन हम लेकर के डिस्कशन किए थे आप लोगों के बीच में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक का नाम है लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। अब ये होता क्या है, तो जनरली यह देखा गया कि लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट वर्ड। फर्स्ट इज कॉल्ड लिक्विडेटर एंड देन सेकंड इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, लिक्विडेटर का मीनिंग ही होता है कि वो पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट लॉ यानी कोर्ट के द्वारा किया जाए। क्योंकि होता क्या है, जो कोई भी कंपनी जब लिक्विडेट करता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उस हस्तक्षेप का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि वो अपने तरफ से एक पर्सन को अपॉइंट करता है और वो पर्सन ही उस कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती है उस एसेट्स को रियलाइज करता है और उस कंपनी की जितनी भी डेब्ट है उसको एक सिस्टमेटिक वे में पेमेंट करती है और पेमेंट पूरा जहाँ पर वो पैसा ख़त्म हो जाए वहीं पर वो क्लोज हो जाता है। उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी हम कहते हैं। तो उसी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं जो लिक्विडेटर किसे कहते हैं। तो लिक्विडेटर लिखा दिया हुआ है यहाँ पर, जो ए लिक्विडेटर इज अ पर्सन और एंटिटी दैट लिक्विडेट्स समथिंग जनरली एसेट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने अभी बताया भी आप लोगों को, जो वो पर्सन जो किसी भी कंपनी के एसेट्स को रियलाइज करता है और रियलाइज करने के बाद वो फंड क्रिएट करता है और उस फंड से उस डेब्ट को एक सिस्टमेटिक वे में पेमेंट करता है। तो जो इस तरह के काम को जो भी व्यक्ति करता है उसी को हम लोग जनरली लिक्विडेटर कहते हैं। आगे यहाँ पर वो दिया हुआ भी है, जो व्हेन एसेट्स आर लिक्विडेट्स दे आर सोल्ड ऑन द ओपन मार्केट फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या, जो वो कंपनी की जितनी भी एसेट्स है उन सभी एसेट्सों को या तो वो कैश में बेच दे या कैश के बराबर में उसको सोल्ड कर दे। तो और नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ है इक्विवेलेंट एंड द रिजल्टिंग आर फंड्स आर यूज्ड टू पे ऑफ द कंपनीज डेब्ट। यानी कंपनी की जो कर्ज होती है उस कर्ज को एक सिस्टमेटिक वे में जिस किसी भी पर्सन के द्वारा इस तरह के कार्य को कंप्लीट किया जाता है उस पर्सन को हम लोग लिक्विडेटर कहते हैं। अब यहाँ सवाल यहाँ ये हुआ, जो वो पर्सन जो है सो काम जो करेगा उस कंपनी के लिए तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में वो काम नहीं करता है। उस एवज में वो एक सर्टेन परसेंटेज हो या एक लमसम अमाउंट हो जो लेता है और लेने के बाद उस काम को कंप्लीट करता है। तो उस अमाउंट जो वो लेता है उस कंपनी से उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिम्यूनरेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दिए लिखे हुए भी हैं, जो रिम्यूनरेशन इज पेमेंट और कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, जो उस कंपनी के संदर्भ में उसके एसेट्स को जो भी बेचने का काम करता है साथ ही उससे फंड क्रिएट करता है, उस फंड से वो उसके डेब्ट को पेमेंट करता है। तो इस तरह से जो इसको कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी अमाउंट कंपनी के द्वारा दी जाती है उसी को हम लोग रिम्यूनरेशन कहते हैं। और चूंकि वो रिम्यूनरेशन लिक्विडेटर लेता है तो इसीलिए इसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। अब
सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या समझेंगे कि इसका कैसे कैलकुलेशन होता है, ये अमाउंट क्या होता है। तो इसमें वेरियस केसेस है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे, या हो सकता है इसका सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम जो है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे। देखते हैं यहाँ पर कहता क्या है, जो द लिक्विडेटर इज गिवन कमीशन इन द फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन। मतलब क्या, जो एक लिक्विडेटर जो है सो कमीशन लेता है किस फॉर्म में, तो रिम्यूनरेशन के फॉर्म में। फिर आगे कर रहा है, जो द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन कैन बी गिवन इन द फॉलोइंग मैनर। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो डिफरेंट केसेस में होता है, जिसमें से फर्स्ट केसेस जो यहाँ पर है वो यही है कि यह कहता है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एज एग्रीड। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में वो लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको हम लमसम पेमेंट भी कहते हैं। सपोज जैसे उसको कंपनी के तरफ से एक एग्रीमेंट कर लिया, वो एग्री हो गया, जो ठीक है आपके एसेट्स को हम बेचने का काम करेंगे, लेकिन इस एवज में हम आपसे 1000 रिम्यूनरेशन लेंगे। इट इज कॉल्ड, इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड अमाउंट। अब ये जैसा कंपनी है, जैसा उसका एसेट्स है, जितना भी उसका बड़ा अमाउंट रियलाइज करेगा उस हिसाब से वो अपना सेट करता है अपना रिम्यूनरेशन। लेकिन यहाँ एक एग्जांपल हम लोग समझे हैं, जो अगर वो लिखा हुआ रहेगा, जो मतलब अगर 1000 में वो मान गया तो उसको 1000 भी क्या हो जाएगा, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट। सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सर्टेन परसेंटेज ऑन द रिकवरी ऑफ एसिड्स। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो अमाउंट रियलाइज्ड, जो भी वो अमाउंट रियलाइज करेगा उस अमाउंट रियलाइज पर, यानी एसेट्स रियलाइज करेगा, उस एसेट्स रियलाइज पर एक सर्टेन परसेंटेज से वो अपना रिम्यूनरेशन ले लेगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, जो इसका मतलब यही होता है, जो अमाउंट रियलाइज्ड इनटू रेट बाय 100। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अमाउंट रियलाइज्ड में आप कतई कैश को इंडिकेट नहीं कीजिएगा। हालांकि कैश एसेट्स है, तो अगर एसेट्स रियलाइज के हैं तो यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन में अगर इंडिकेट किया हुआ है कि इस कैश को इंक्लूड करके तब उस पर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट कीजिए, तो उस सिचुएशन में आप कैश को ऐड कीजिएगा, अदरवाइज कैश को ऐड नहीं कीजिएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो एसेट्स जो वो रियलाइज करता है उसमें भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि वहाँ पर अनसिक्योर्ड और सिक्योर क्रेडिटर भी होता है, पार्टली क्रेडिटर होता है, फुली सिक्योर क्रेडिटर होता है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि रिसिप्ट ग्रेटर देन क्या, पेमेंट। अगर मुझे लोन हम लिए, सपोज कीजिए हमको पेमेंट करना है 10,000 और उस पर जो सिक्योरिटी दी है उस एसेट्स को, उसका रियलाइजेबल वैल्यू हो गया 15,000। अब सवाल यहाँ पर ये हुआ है, जो कभी कभी आपको सरप्लस अमाउंट को इंडिकेट करने लेता है उसमें, और या कभी कभी वो रियलाइज वैल्यू पे। तो अगर कुछ स्पष्ट इंडिकेट नहीं किया हुआ हो तो जितना हम उस 15,000 अमाउंट को रियलाइज करेंगे, उस 15,000 को उस एसेट्स के जो अमाउंट होगा उसमें हम ऐड करके तब उस पर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। और अगर सरप्लस दिया हुआ रहेगा तो फिर इसका सरप्लस, सपोज कीजिए यहाँ पर 5,000 आएगा, इस सरप्लस अमाउंट पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे एसेट्स रियलाइज में और तब उस पर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि अमाउंट रियलाइज्ड इनटू रेट डिवाइडेड क्या, 100। इसी से हम लोग इसका रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करते हैं, ये इसका मेन फॉर्मूला है। हम लोग आगे इस पर डिस्कशन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो कर रहा है क्या, जो रिम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। अब देखिए यहाँ पर ये केसेस है, जो अनसिक्योर क्रेडिटर को जो अमाउंट पे करेगा वो लिक्विडेटर उस अमाउंट पर ही वो रिम्यूनरेशन चार्ज करेगा, लेगा। तो अब यहाँ पर दो केसेस हो गया कि क्या उस अनसिक्योर क्रेडिटर को सफिशिएंट अमाउंट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है। अब सफिशिएंट केसेस होगा तो यहाँ पर सिंपल है, जो टोटल अनसिक्योर क्रेडिटर इनटू रेट डिवाइड 100 से कर देंगे, ये आपको सफिशिएंट केसेस को हो जाएगा। और जैसे ही इनसफिशिएंट आपको केसेस आएगा तो उसमें हम लोग एक पॉइंट को याद रखेंगे, 100 प्लस रेट कर देना है नीचे में। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से हम क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों को।
जैसे कि आप देखते हो जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जब प्रिपेयर करते हो तो उसमें दो, क्योंकि लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड या टू साइड्स कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा जो रिसिप्ट और पेमेंट, और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, क्योंकि कहते हैं इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। मतलब जैसे कैश बुक का हम लोग प्रिपेयर करते हैं वैसे ही लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। लेकिन दोनों पॉइंट में बेसिक जो डिफरेंसेस है वो यही है कि कैश बुक जो प्रिपेयर करता है वो कंपनी जब जिंदा है यानी कंटिन्यू है उस सिचुएशन में हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। और जब कंपनी, चूंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ, तो जैसे इसका लॉ के द्वारा या इसका क्रिएशन होता है ठीक उसी तरह से इसका डेथ भी या क्लोजिंग भी लॉ के द्वारा ही होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सफिशिएंट कि इनसफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब यही याद रखना है कि जब आपके पास रिसिप्ट इज मोर देन द पेमेंट, मतलब अनसिक्योर क्रेडिटर को सपोज कीजिए जो आपका अनसिक्योर क्रेडिटर यहां पर जो है वो आपका हो गया 10,000 और आपके पास जो मनी अवेलेबल है वो कितना है 15,000। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, इस केसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जो ये सफिशिएंट केसेस हुआ। इस पर हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या करेंगे, तो यहां पर तो सफिशिएंट है 10,000 मुझे देना है, तो 10,000 इंटू सपोज कीजिए 2% है तो 2/100 इक्वल टू इसका आपका जो यहां पर हो जाएगा अमाउंट वो हो जाएगा कितना, तो 200 हो जाएगा। इट इज कॉल्ड सफिशिएंट केस। तो यहां पर हमने क्लियर लिख भी दिए हैं जो इफ सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल फॉर द फुल पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब कि आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उस क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। तो जब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल भी यहां पर लिए हैं, जो 15,000 आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल आपके पास कितना है, तो 15,000 अमाउंट अवेलेबल कितना हुआ आपके पास 15,000 और अनसिक्योर क्रेडिटर यहां पर कितना हुआ आपके पास कितना अनसिक्योर क्रेडिटर है पेमेंट करने के लिए, तो 10,000। इसका मतलब हुआ जो इस 15,000 में से 10,000 उसको सफिशिएंट अमाउंट फुलफिल हो रहा है, दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन हम लोग 10,000 इंटू क्या कर देंगे 2/100। एक एग्जांपल ये थे यहां पर जो 2% आपका रिम्यूनरेशन है ऑन अमाउंट पे टू अनसिक्योर क्रेडिटर। हाँ, इसमें एक कंडीशन और आप लोगों को याद रखना रहेगा, जो जैसे ही क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहे जो रिम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर, तो क्या इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को इंक्लूड कर रहा है कि एक्सक्लूड कर रहा है। अगर वो इंक्लूड कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि इंक्लूड, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ to calculate remuneration on preferential creditor then after calculate unsecured creditor। हाँ, अगर क्वेश्चन ये इंडिकेट नहीं किया हुआ रहे कि प्रिफरेंशियल पर भी देना है कि अनसिक्योर पर भी देना है, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट प्रिफरेंशियल और अनसिक्योर क्रेडिटर को दोनों को ले लेंगे। लेकिन अगर ये लिखा हुआ रहे जो एक्सक्लूडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, तो उस सिचुएशन में आप प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिटर पर रिम्यूनरेशन को कैलकुलेट कर देना है। ये तो कंडीशन हुआ सफिशिएंट केसेस का। अब दूसरा फॉर्मूला जो स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करने में, एक बार फिर से हम रिकॉल कर देना चाहेंगे कि कब आपको सफिशिएंट और कब आपको इनसफिशिएंट। जब आप ये देखिए जो आपका रिसिप्ट मोर देन है किससे, पेमेंट से, तो इस केसेस को हम लोग क्या कहेंगे सफिशिएंट। और जब पेमेंट इज मोर देन द रिसिप्ट इट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट। तो सफिशिएंट में रेट बाय 100 और इनसफिशिएंट में रेट बाय 100 प्लस रेट, यही आपको माइंड में सेट करके रखना है। और यहां पर हमने फॉर्मूला भी लिख दिए हुए हैं कि इनसफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल, अर्थात इसका दूसरा मीनिंग यही हुआ कि व्हेन पेमेंट इज मोर देन द रिसिप्ट। अब इसी एग्जांपल को हम लोग अगर ये समझे जो पेमेंट करना है आपको 15,000 बट अमाउंट अवेलेबल आपके पास कितना है 10,000, इट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट केस। अब इनसफिशिएंट केस हुआ तो इसमें तो वो उसका रिम्यूनरेशन भी इंक्लूडिंग है इस 10,000 में, क्योंकि 10,000 तो पैसा ही बचा उसको पेमेंट करने के लिए, तो उसमें तो उसका रिम्यूनरेशन भी इंक्लूड है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100 प्लस रेट करते हैं। क्यों रेट
को प्लस करते हैं, क्योंकि हमको उसमें देखना पड़ता है जो वो जो 10,000 अवेलेबल अमाउंट है उसमें उसका रिमरेशन भी इंक्लूड है, इसीलिए वहां पर हम लोग प्लस 100 प्लस रेट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो यही करेंगे कि अमाउंट आपके पास अवेलेबल कितना है 10,000 इनटू, अगर रेट सपोज एज्यूम किए जो 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को है तो 2/100 प्लस 2, इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10,000 इंटू 2/100 प्लस 2, इस तरह से इसको कैलकुलेट करके और इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो अमाउंट आएगा आपको यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी अमाउंट, सपोज यहाँ पर हो जाएगा आपका 51 को हम लोग इसमें कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 51 2 जा, ये तो नहीं हो जाएगा, 51 1 जा 100 ही हो जाएगा, 50 और 49 490 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 490 4 क्या हो 49 यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो गया 0 हो गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 49, फिर 10 यहाँ पर ले लेंगे, ये हो जाएगा। और इसमें हम लोग 51 से डिवाइड कर देना है तो 51 हो जाएगा यहाँ पर, 51 8 जा यहाँ पर हो जाएगा 400, 9 जा हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। समथिंग जो भी आप लोग का हुआ यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हो, जो भी अमाउंट हो जाएगा इसको कैलकुलेट करके और यहाँ पर देख लेंगे। यानी कंसेप्ट यही करना है, समझना है यहाँ पर यही हम लोगों को, जो रिसिप्ट इज मोर देन द पेमेंट इट इज कॉल्ड सफिशिएंट केसेस, और पेमेंट इज मोर देन द रिसिप्ट इट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट केसेस। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। और एक स्टेप इसमें और भी है जो हम लोग समझेंगे, रिमरेशन ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। नहीं, यहां पर सिर्फ आपको कर देना है अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, और इसमें भी फॉर्मूला यही होगा, जो सफिशिएंट शेयर होल्डर को पेमेंट हो रहा है कि इनसफिशिएंट पेमेंट हो रहा है। सफिशिएंट पेमेंट हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा टोटल शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है टोटल शेयर होल्डर इंटू रेट डिवाइडेड 100 कर देना है। और जब आपको इनसफिशिएंट केस हो जाएगा तो अमाउंट अवेलेबल इंटू रेट डिवाइडेड 100 प्लस रेट। यहीं पर आपका दोनों तरह से फॉर्मूला सेम हो जाएगा। बस याद रखना है, जो शेयर होल्डर मीन्स क्या, जो यहाँ पर टोटल पेमेंट हम लोग कर देंगे, जैसे लीगल एक्सपेंसेस हो जाएगा, या लिक्विडेटर रिमरेशन हो जाएगा, या फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो जाएगा, या डिवेंचर होल्डर हो जाएगा, या फिर बैंक लोन हो जाएगा, या फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा, फिर एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड है प्रेफरेंशियल होल्डर का तो उसको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आपका रिफंड टू शेयर होल्डर होता है, और रिफंड टू शेयर होल्डर में देखेंगे कि अमाउंट आपका, फिर वही कंसेप्ट, रिसिप्ट इज मोर देन द पेमेंट, कि पेमेंट इज मोर देन द रिसिप्ट। अगर आपको रिसिप्ट इज मोर देन द पेमेंट है तो इसका मतलब है आपको सरप्लस आ जाएगा। तो इसके बाद जितना भी शेयर होल्डर, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, सबको हम लोग उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इस पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छा से समझेंगे। तब तक ये थ्योरेटिकल क्लास है, और ये जो भी आप लोग का जो है सो बीकॉम में या बहुत सारे वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उस समय भी ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग देखिएगा और इस पर प्रैक्टिकल कीजिएगा। और हम जो मॉडल मिला है आपको उससे भी आप लोग को हिंट मिलेगा, उस पर भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जनरली आपको क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसको अच्छा से देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।